कहानी को शुरू करने से पहले एक नाम जरूर लेना चाहूंगा। कुलविंदर कौर जी, लुधियाना से। हर बार कहानी का इंतजार करती हैं, सुनती हैं और अपना प्यार भी भेजती हैं। ऐसे लोग ही हमें रोज कुछ नया कहने का हौसला देते हैं। और जो भी इस वक्त कहानी सुन रहा है, आप भी हमारे अपने हो। कमेंट करके बताना जरूर कि कहां से सुन रहे हो। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। रात काफी गहराई हुई थी। इस रात के अंधेरे को चीरते हुए कुछ लोग दुर्गापुरा गांव की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे थे, जो वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा गांव है। इस गांव में जाने का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता है, जिसका नाम है शशिबान, और स्थानीय भाषा के लोग इसे शशिबोन कहते हैं। वे लोग हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे, लेकिन एक आदमी के चेहरे पर काफी गंभीर भाव थे, जो वेशभूषा से स्थानीय निवासी मालूम हो रहा था। उसने सफेद रंग की धोती और कुर्ता पहना हुआ था, जो कि बंगाली कपड़े थे। वह बस आगे आगे चला जा रहा था। रात काफी गहरी हो रही थी। तभी जो सबसे पीछे वाला आदमी था, वह कहता है, महेश, सुना है यहाँ जो किला है कालीकोट, बहुत ही मनमोहक है और वहां कोई खजाना भी है। तो महेश कहता है, ना बोलबो बाबू, इस समय कालीकोट की बात ना करबो। तो पीछे आ रहा आदमी कहता है, ऐसा भी क्या हो गया जो उसके बारे में बात कर ली, और प्लीज जरा हिंदी में बोलो। तो महेश कहता है, बाबू आमा के डर। और दोबारा कहता है, मुझे डर लग रहा है बाबू, इस समय वो आ जाती हैं। और मन में कहता है, हे काली माँ बचा लो। कहते हुए वह फटाफट चलने लगता है। तो दिनेश कहता है, जो बीच में था, रमेश ऐसी बातें मत कर। जो भी इन लोगों की मान्यता है, हमें क्या, हम सिर्फ अपना काम करने आए हैं, इसलिए चल। तो रमेश कहता है, दिनेश तू भी उसकी बातों में आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता। और वह अट्टहास करते हुए कहता है, महेश क्या ये बात सच है? मोहिनी सच में है क्या? तो महेश डरते हुए कहता है, बाबू इस वक्त उसकी बात मत करो, वो शिकार करती है मर्दों का। तो रमेश हंसते हुए कहता है, कैसे करती है शिकार? वैसे सुना तो बहुत है हमने भी उसके बारे में। सुना है, बहुत सुंदर औरत है वो। जैसा उसका नाम है वैसी ही सूरत भी है। मोह लेती है वो सबको। तो महेश फिर से कहता है, बाबू आप इस वक्त ऐसी बातें मत कीजिए ना, वरना मैं अकेले ही चला जाऊंगा यहां से। तो रमेश फिर से हंसते हुए कहता है, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं कहूंगा कि मोहिनी आ जा तो वो आ जाएगी, और मैं तो कहता हूं आ ही जाए। उस खूबसूरत को देख तो लूंगा ही, और बताऊंगा एक मर्द की ताकत। उसके इतना कहते ही उन तीनों को किसी की पायलों की आवाज आने लगी। तो महेश अपने कदम तेज करते हुए कहता है, चलो जल्दी यहां से। उन्हें किसी लड़की की मीठी सी आवाज आती है, साथी मैं तुझे ढूंढ रही हूं, आ जा, मेरे रूप का नशा बुला रहा है तुझे। इतना सुनते ही महेश अपने कदम अब तेज कर भागते हुए कहता है, साहब उसकी तरफ मत जाना, भागो यहां से। और उसके पीछे दिनेश भी। लेकिन रमेश खुद से कहता है, डरपोक साले, इस कली का तो मैं ही मजा लूंगा। कहकर वह उस आवाज की तरफ जाने लगता है, जहां उसे लाल रंग के लहंगे चोली में लिपटी औरत दिखाई देती है। उसके लंबे खुले बाल कमर तक आ रहे थे, और उसने बालों को सामने लटका रखा था। उसकी दूध सी गोरी पीठ छाननी में चमक रही थी, बेहद मुलायम और मोहक लग रही थी। ब्लाउज के नाम पर उसने एक कपड़ा लपेटा हुआ था, और नीचे से उसके चरण हल्की चमक में चमकते नजर आ रहे थे, यानी कि वो बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी। उसकी पतली सी कमर जो बहुत ही मादक नजर आ रही थी। रमेश उसकी ओर खींचा चला जाता है। वह औरत धीरे धीरे आगे बढ़ती है, और रमेश उसके पीछे। थोड़ी देर बाद वे दोनों नदी के किनारे पहुंचते हैं। तभी वह औरत पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए गहरे आकर्षण से रमेश की ओर देखती है और कहती है, क्या दिखाने वाले थे मुझे, अब नहीं दिखाना चाहते? उसकी कजरारी आंखों की चमक, तीखी नजरें, पतली मादक कमर। रमेश जैसे उसकी खूबसूरती में खो गया था। उसके हाथ खुद ब खुद उस औरत की ओर बढ़ जाते हैं। रमेश की सांसें अब तेज चल रही थीं। उस रहस्यमयी औरत की आंखें जैसे उसे नोच नोच कर पी रही थीं। वो मुस्कुराई। उसके होंठों पर एक दावत थी, एक खतरा भी। उसकी आंखें सीधे रमेश की आंखों में उतर गईं, जैसे उसकी आत्मा तक पहुंचना चाहती हो। फिर उसने धीमे से अपने सिर के सामने पड़े बाल हटाए, और उसकी वो निर्दोष मोहक मुस्कान रमेश को पागल करने लगी। तो अब नहीं दिखाना चाहते? उसकी आवाज में मदहोशी थी, जैसे कोई रागिनी हो जो रात्रि को घायल कर दे। रमेश कुछ कह न सका। उसकी आंखें अब उसकी गोरी नर्म पीठ पर टिक चुकी थीं। वो एक कदम आगे बढ़ा,
फिर दूसरा, और बस उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया। उसके हाथ धीरे धीरे उस औरत की कमर को छूते हैं, जिसका स्पर्श ऐसा था जैसे रेशमी चादर पर ओस की बूंदें गिरी हों। वो कांपी नहीं, बल्कि थोड़ा और उसके करीब आई। अब रमेश के होंठ उसके कंधे के पास थे और उसकी सांसें उसकी गर्दन को छू रही थीं। वो औरत पीछे मुड़ी, उसका चेहरा रमेश के बिल्कुल पास। वो अब इतना करीब थे कि सांस और स्पर्श का फर्क मिट चुका था। रमेश का हाथ उसके गालों से होते हुए उसकी गर्दन तक गया, जहां उसकी नब्ज तेज धड़क रही थी, जैसे वो भी उस पल को चाहती हो। फिर उसने रमेश के होंठों पर अपनी उंगलियां रख दी। श्श, अभी कुछ मत कहो, बस मुझे महसूस करो, उसने धीमे से कहा। और अगले ही पल उन्होंने एक दूसरे को थाम लिया। एक डूबता हुआ आलिंगन, जिसमें ना भाषा रही ना डर, सिर्फ एक गहरी प्यास, एक अनकही तृप्ति। उसका चेहरा रमेश की छाती पर और रमेश उसके पूरे वजूद में खोया। फिर जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें बेताल कर्मनाशा नदी की ओर खींच लिया और दोनों धीरे धीरे पानी के भीतर समा गए। जब रमेश थक चुका था तो वो औरत कहती है, क्या हुआ, थक गए? और रमेश के चेहरे पर पसीना आ गया था और उस औरत का शरीर अब बदलने लगा था। वो खूबसूरत से बदसूरत होने लगी थी। उसके हाथ जैसे झुर्रियों से भर गए थे, जैसे वो कई सालों की बूढ़ी औरत हो। और वो औरत रमेश की गर्दन पर अपने होंठ रख जोर से काट कर उसका खून पीने लगती है और रमेश की चीख निकल जाती है। दूसरी तरफ, महेश जरा रुको, हम भी हैं साथ में, कहते हुए दिनेश भी रमेश के पीछे भागने लगा। कुछ ही देर में दोनों गांव के अंदर पहुंच जाते हैं। तब दिनेश कहता है, महेश रुको तो, हम गांव में पहुंच गए हैं। तब महेश कहता है, साहब लेकिन कैमरा वाले सब कहाँ हैं? वे नहीं हैं, मतलब वे उसका शिकार बन गए। तो दिनेश इधर उधर देखते हुए कहता है, रमेश रमेश देखा तो, मजाक कर रहा है तो जल्दी बाहर आ। ऐसा मजाक अच्छा नहीं है, यह बहुत ही अनजान और डरावनी जगह है। लेकिन कुछ देर बाद जब वहां रमेश नहीं आता, तब महेश हवा में उड़ते पीले रक्तकण देखकर कहता है, साहब हमने कहा था ना कि रात में ऐसी बातें मत कीजिए। रमेश साहब ने हमारी एक नहीं सुनी, अब वह कभी वापस नहीं आएंगे। वे दोनों इतनी बातें कर ही रहे थे कि दिनेश कहता है, मैं जा रहा हूं वापस रमेश को ढूंढने। तब महेश कहता है, साहब अब आप मत, शिकार हुई है उसका, वह कोई दर्दनाक औरत नहीं है, वह डायन है, डायन। तब दिनेश कहता है, लेकिन मैं और रमेश, उसने इतना कहा ही था कि महेश उसे रोकते हुए कहता है, चलिए अब यहां रुकना सही नहीं है, कल सुबह ही आप अपने शहर वापस चले जाइए, अभी हम आपको गांव की धर्मशाला लिए चलते हैं। यह कहकर वह महेश को धर्मशाला लेकर चला जाता है। अगली सुबह गांव की हवेली, मालिक मालिक गजब हो गया, कहते हुए एक आदमी दौड़ते हुए आ रहा था। हवेली के ऊपर लिखा हुआ था, रॉय निवास। तब वहां एक 50 साल की औरत बाहर आती है, जिसने बहुत ही सुंदर तरीके की साड़ी पहनी हुई थी और भारी गहने पहने हुए थे। वह कहती है, क्या हुआ महेश, इतना डरते हुए क्यों आ रहे हो? तुम्हारे मालिक अभी पूजा में बैठे हैं। मालकिन, बहुत ही बड़ा अनर्थ हुआ है, महेश ने कहा। फिर वह औरत, जिसका नाम सरोजिनी था, कहती है, लेकिन हुआ क्या है? तब महेश कहता है, मालकिन वह लाश मिली है कर्मनाशा के पास। तब अंदर से एक वृद्ध आदमी, जिसकी उम्र 55 साल के आसपास होगी, जिसने सफेद रंग की धोती और कुर्ता पहना हुआ था, जो कि एक बंगाली लिबास से मिलता जुलता था, वह बाहर आते हुए कहता है, चौंक कर, क्या लाश मिली? कुछ सोचते हुए, कल पूर्णिमा की रात थी ना, कितनी बार कहा है गांव के लोगों से कि रात में परदेसियों को न लाया करें, फिर भी ऊपर से ये परदेसी भी बेमौत मरने के लिए चले आते हैं। महेश कहता है, मालिक हमने तो मना ही किया था, लेकिन वह लोग मान ही नहीं रहे थे, इसलिए फिर हम उन्हें लेने चले गए थे। और मालिक, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, वह सभी बार बार उस बला को बुला रहे थे, और जब गाने की आवाज आ रही थी तो हमारे साथ ना आकर वह सब उसके पीछे चले गए। तब बिनोय रॉय कहते हैं, लेकिन खबर पक्की है, यह उसने ही किया है? तब महेश कहता है, हाँ मालिक, बहुत बुरी तरह से लाश मिली है और अर्धनग्न अवस्था में, उसकी एक आंख गायब है और उसके गले पर खून पीने का निशान, और तो और उसके ऊपर से लाल रंग का वह धागा भी मिला है जो हमेशा वह छोड़कर जाती है। तब सरोजिनी कहती है, छी, बस
और आगे मत बोल, कहकर वह वापस हवेली के अंदर चली जाती है। तभी बिनॉय रॉय और महेश उस जगह जाने वाले होते हैं कि किशन अंदर से आवाज देता है, मालिक, मालिक। तो बिनॉय रॉय कहते हैं, क्या हुआ किशन? तब किशन कहता है, मालिक, वह शहर से अनिरुद्ध बाबू का फोन आया था, वह आज शाम तक यहां पहुंच जाएंगे। तो बिनॉय रॉय खुद से कहते हैं, एक तो इस डायन का खौफ, ऊपर से ये परदेसी बाबू का आना, कभी काम नहीं होता। जितनी खबरें उतनी ही पब्लिक ज्यादा। इतना कहकर वह किशन से कहता है, ठीक है, उनके लिए कोठी को साफ करवा देना और उनके खाने पीने की व्यवस्था भी वहीं लगा देना। फिलहाल तो हम जा रहे हैं कर्मनाशा नदी के घाट, देखते हैं किसे भूत चढ़ा था, उसे डायन के साथ सोने का। कहकर वह महेश के साथ चल देता है। इसी बीच वह शशिबान के घने जंगल से होकर कर्मनाशा नदी के पास जाते हैं और उसके साथ उसके कुछ आदमी भी। पेड़ों की चलने की आवाज से उसे एक पल लगा जैसे कोई उसे हिला रहा हो। जब वो सब वहां पहुंचे तो देखते हैं वहां पहले ही पुलिस और गांव के कुछ आदमी मौजूद थे। तो वहीं ऊपर आसमान में उस वक्त गिद्ध उड़ रहे थे, जो लाश के ठीक ऊपर घेरा बनाकर उड़ रहे थे। उस लाश को देखकर तो एक पल के लिए बिनॉय रॉय का भी गला सूख गया। वो थूक भी निगल नहीं पा रहे थे और डरते भी क्यों ना, लाश की हालत ही कुछ ऐसी थी। उसकी एक आंख गायब थी और गले पर खून पीने का निशान और न तन पर कोई कपड़ा। तब बिनॉय रॉय कहता है, महेश, तुमने तो कहा था कि अर्धनग्न अवस्था में है, इसने तो एक भी कपड़ा नहीं पहना। तब महेश कहता है, मालिक, मालकिन थी इसलिए ऐसा कह दिया। और वहां पुलिस वाले कुछ पूछताछ कर रहे होते हैं और उसे वहां से ले जाते हैं। स्थान दिल्ली। अनिरुद्ध, तू क्या पागल हो गया है? तू दुर्गमपुर जाएगा? पर क्यों? न जाने वहां क्या क्या अफवाहें हैं। मेरी मान तो रहने दे, हम किसी और जगह चलते हैं, अपनी नई रिसर्च कहीं और करेंगे। तब अनिरुद्ध कहता है, जयेश, मैंने आर्कियोलॉजी चुना ही है, रहस्यों और दबी हुई चीजों को दुनिया के सामने लाने के लिए। अगर हम भी ऐसी अफवाहों से डरेंगे तो कैसे चलेगा? और तू न भी जाए तो मैं वहां जाऊंगा और उस रहस्य से पर्दा उठाऊंगा। तब जयेश कहता है, अपनी जान की भी तुझे कोई परवाह नहीं? अनिरुद्ध गंभीरता से कहता है, मेरे लिए छुपे रहस्यों को जानना ही मुझे सुकून देता है। और सोच, अगर वो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं और उस किले में सच में कोई खजाना मिला, तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। सरकार के पास भी खजाना बढ़ेगा और लोगों का भला होगा। कौन है ये मोहिनी? क्यों करती है वो मर्दों का शिकार? नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं हूं प्रवीण और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो एक कमेंट जरूर करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दृश्य बदलता है। बंगाल, हमीदपुर, शाम का वक्त। शाम का वक्त होने आया था। सूरज अब अपनी तेज किरणें छोड़कर हल्की सी रोशनी चारों तरफ बिखेर रहा था और रोड पर चल रही बड़ी गाड़ियां और लोगों की चहल पहल शोर मचा रही थी। उस शोर को चीरते हुए एक आवाज आती है, सुनिए सुनिए भाई साहब, दुर्गमपुरा चलेंगे क्या? जयेश ने एक ऑटो वाले को रोकते हुए कहा। तब ऑटो वाला कहता है, संध्या पहर होने को आई है, यहां से 1 घंटे का रास्ता है, चल तो लेंगे साहब, पर। तो अनिरुद्ध कहता है, पर क्या? ऑटो वाला कहता है, आमी गांव में न जा बे, जंगल के रास्ते तक छोड़ बे, उसके बाद वापस आ जाएंगे। तब जयेश कहता है, लेकिन रात होने को तो टाइम है और तुमने कहा कि 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, तो अंधेरे से पहले हम वहां पहुंच जाएंगे, तो फिर क्यों ऐसा कह रहे हो? ऑटो वाला कहता है, साहब, हम क्या कोई ऑटो वाला यही कहेगा, आप शायद नए आए हैं यहाँ जो दुर्गमपुरा के बारे में कह रहे हैं। तब अनिरुद्ध कहता है, अच्छा ठीक है, चलो। और वे दोनों ऑटो में बैठ जाते हैं। ऑटो चल देता है दुर्गमपुरा की तरफ। इस वक्त रास्ते पर काफी खामोशी फैली हुई थी। उसी खामोशी में ऑटो की ठाक टक आवाज सुनाई दे रही थी। उसी के बीच उन तीनों की खामोशी को तोड़ते हुए अनिरुद्ध कहता है, अच्छा, तुम भी यहाँ दुर्गमपुरा के बारे में बहुत कुछ जानते हो? क्या रहस्य है यहाँ का? तो ऑटो वाला कहता है, साहब, हम क्या, पूरे बंगाल में ऐसा कोई नहीं जो दुर्गमपुरा के बारे में न जानता हो।
जयेश कहता है, हाँ, बंगाल ही नहीं, कुछ खबरें हमारे पास भी हैं ही इतना फेमस ये। तो ऑटो वाला कहता है, अच्छा, तो आप भी खजाने की खोज में आए हैं? अनिरुद्ध कहता है, हाँ, सही कहा तुमने, पर हम सरकार की तरफ से आए हैं। ऑटो वाला कहता है, साहब, आप भले ही सरकार की तरफ से आए हों, पर मोहिनी के मुंह से बच के रहिएगा। वो वहां जाने वालों और उस काली कोट किले के आसपास भटकती रहती है। जयेश कहता है, क्या ये सच है? वाकई में मोहिनी है? तो ऑटो वाला कहता है, जी साहब, ये सच है। क्या आपने आज की न्यूज़ नहीं देखी? आज सुबह ही कर्मनाशा पर एक परदेसी बाबू की लाश मिली है। जयेश घबराते हुए कहता है, क्या लाश? और अनिरुद्ध से कहता है, देखा, कहा था ना मैंने। तो अनिरुद्ध कहता है, चुप कर, वो जंगली इलाका है, हो सकता है किसी जानवर ने किया हो। क्या पुलिस इसमें कुछ नहीं करती? तब ऑटो वाला कहता है, साहब, किसी जानवर ने किया होगा कहकर सब खत्म कर देते हैं, क्योंकि वहां जंगली इलाका है ना, और काफी सारे जंगली जानवर भी होते हैं। तब जयेश बड़ी जिज्ञासा के साथ कहता है, और वो मोहिनी के बारे में सच है क्या? तुमने देखा है उसे? क्या सच में बहुत खूबसूरत है वो? तब ऑटो वाला हंसने लग जाता है। तब जयेश कहता है, तुम हंस क्यों रहे हो? तो ऑटो वाला कहता है, साहब, अगर हमने उसे देखा होता तो अभी हम यहां नहीं होते। उसके बारे में प्रचलित कहानियां हैं। सुनने में आता है कि वो बहुत ही खूबसूरत है और अपनी हुस्न की खूबसूरती से शिकार करती है, और जब वो आती है तो पीले रक्त कण हवा में उड़ते हैं, जैसे कि खून की बूंदें हवा में तैर रही हों, लेकिन पीले रंग की, और रात रानी के फूलों की खुशबू आती है। तब जयेश कहता है, रात रानी? तो अनिरुद्ध कहता है, जैस्मिन फ्लावर, जो खास तौर पर रात में खिलते हैं। तब ऑटो वाला कहता है, बहुत ही मनमोहक खुशबू होती है साहब उनकी, और वो हर बार अपने शिकार के पास लाल रंग का धागा छोड़ जाती है। तब अनिरुद्ध कहता है, लेकिन वह ऐसा क्यों करती है और कब करती है? क्या इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है? तब ऑटो वाला कहता है, साहब, वह सब तो हमें नहीं पता, पर यह कह सकते हैं कि अगर लोग काली कोट और खजाने की ओर जाने की दिशा छोड़ दें तो शायद कुछ हो सके, या आपके गांव के लोग ही इसके बारे में कुछ बता पाएंगे। जयेश कहता है, क्या हर रात लोग ऐसे डर में रहते हैं कि मोहिनी ना आ जाए? तो ऑटो वाला कहता है, साहब, सुनने में आया है वो पूर्णिमा की रात को ही ऐसा करती है, क्योंकि वह दिन उसे काली शक्तियों का होता है, शायद इसीलिए। तो जयेश कहता है, कमाल है, पूरा का पूरा हॉरर लग रहा है। तो अनिरुद्ध कहता है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वहां जाने पर ही पता चलेगा। सच है भी या नहीं, या बस अफवाहें उड़ा रखी हैं किसी ने? ऑटो वाला कहता है, कोई अफवाहें नहीं है बाबू, सालों से ये चलता आ रहा है। तो उसकी बात पर अनिरुद्ध कुछ नहीं कहता है और चुप होकर जंगल के रास्ते को देखता है, जो कि घने जंगल से होकर दुर्गमपुरा की तरफ आगे बढ़ रहा था। लेकिन ये शशिबोन नहीं था। जयेश कहता है, क्या यहां सभी तरफ जंगल ही है? तो ऑटो वाला हंसते हुए कहता है, बाबू, अभी तो शशिबोन भी ना उबे। तो जयेश असमंजस में पड़ते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? तो ऑटो वाला कहता है, मैंने कहा बाबू, अभी तो शशिबान जंगल आपको पैदल चलकर जाना है। दुर्गमपुरा का एकमात्र रास्ता वहीं से जाता है। तो जयेश कहता है, डरा क्यों रहे हो? तो ऑटो वाला कहता है, ये तो वहां जाके पथों चोलबे। तो वहीं दूसरी तरफ गांव में चौपाल लगा हुआ था, जहां गांव का एक आदमी कहता है, मुखिया जी, ऐसे कब तक चलेगा? हमें कुछ तो करना ही होगा। वो ऐसा कब तक करती रहेगी? आज परदेशी बाबू, हे भगवान, न करे कि कल को गांव के किसी इंसान का जाना हो रात में। हम भी तो खौफ में ही हैं। तभी गांव के एक बूढ़े व्यक्ति कहते हैं, ऐसे न चोलाबे, आमी के कच्चो कारबे। तब बिनोय रॉय कहता है, कह तो तुम ठीक रहे हो, पर इसके बारे में बताने वाले सिर्फ पुजारी जी ही थे। उनकी मृत्यु के बाद तो जैसे सारी उम्मीद ही टूट गई और उनका लगाया बंधन भी टूट गया। लेकिन आप सब फिक्र मत करिए, हम जल्द ही कहीं किसी और बाबा से उससे निपटने का उपाय ढूंढते हैं। तब तक के लिए आप सबको चेतावनी है, कोई भी पूर्णिमा की रात हो या ऐसे ही कोई रात, उस जंगल की तरफ कोई न जाए, और जो कोई शहरी बाबू को घुमाने के लिए लाए, दिन में ही लाए। तभी गांव के लोग आपस में बात करते हैं, सही कह रहे हैं मुखिया जी। और वहां की कुछ बूढ़ी औरतें
मुंह पर होठों पर उंगली रखकर आवाज निकालती है, जो कि अक्सर वो दुर्गा पूजा में निकालती थी। ये कहकर सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। जहां संध्या पहर अब होने को आ गया था और घरों के बाहर दिए जलाए जा रहे थे। कहीं कहीं घरों के बाहर बंगाली स्टाइल में आकृतियां बनाई हुई थीं, कहीं देवी की तो कहीं मोर, और कहीं कुछ डिजाइन्स बनाई हुई थीं, जैसे वहां काफी सुंदर गांव होने का नजारा मिल रहा था। वहीं पास के मंदिर में बैठी बूढ़ी औरत उनकी बातें सुनकर हंस रही थी और कह रही थी फुसफुसाते हुए, कोई कितनी भी कोशिश कर ले, जो होना है वो तो होकर रहेगा। सिर्फ वक्त बदलने से सब कुछ नहीं बदलेगा और नहीं पता चलेगा उससे बचने का उपाय। लाल रत्न की खोज जो करे, मुक्ति को वो पाए। इधर वो ऊंटों वाला जयेश और अनिरुद्ध को शशिबोन के जंगल तक ले आया था और ऊंटों वाला कहता है, साहब आ गया जंगल। अनिरुद्ध उसे पैसा देता है और वे दोनों वहां लगे बोर्ड पर देखते हैं जहां लिखा था, दुर्गमपुरा में आपका स्वागत है। जयेश उस बोर्ड को देखकर कहता है, लिखा तो ऐसे है जैसे स्वर्ग में जा रहे हों। ये नहीं लिखा, हॉन्टेड विलेज में स्वागत है। ऑटो चला गया था। अब जयेश और अनिरुद्ध पैदल जंगल के उस पथरीले रास्ते पर चल रहे थे जो दूर गांव की ओर जाता था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, झाड़ियां और एक अनजाना सन्नाटा। हर कदम पर पत्तियों की आवाज और कभी कभी कोई सूखी टहनी छटकने की। अनिरुद्ध मोबाइल में जीपीएस देखते हुए, यह रास्ता गांव के पुराने मंदिर की तरफ जाता है, वहीं से हमें मुख्य बसाहट दिखेगी। जयेश चारों ओर घबराकर देखते हुए, तुम्हें पूरा यकीन है ना कि यह रास्ता सही है? मुझे तो लग रहा है हम किसी और ही दुनिया की तरफ जा रहे हैं। तभी झाड़ियों से एक अजीब सी आवाज आती है, जैसे कोई और भी उस रास्ते पर चल रहा हो। दोनों ठिठक जाते हैं। अनिरुद्ध धीरे से, कौन है? कोई जवाब नहीं। जयेश मोबाइल की टॉर्च चारों तरफ घुमाता है, सिर्फ पत्तों की धीमी सरसराहट और झाड़ियों की हल्की हरकत। जयेश, कहीं कोई जानवर तो नहीं? तभी हवा में वही जानी पहचानी खुशबू तैरती है, रात रानी की। जयेश धीरे से, फिर से वही खुशबू। अनिरुद्ध कांपती आवाज में, मतलब वो आसपास है। तभी सामने की झाड़ियों में एक लाल रंग की हल्की परछाई हिलती है। एक स्त्री का धुंधला चेहरा झलकता है, फिर गायब हो जाता है। जयेश जोर से, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। वो दोनों तेज कदमों से चलने लगते हैं। अब जंगल का रास्ता ढलान की तरफ जा रहा था। नीचे दूर कहीं एक दीपक की टिमटिमाहट दिख रही थी, शायद गांव की पहली झोंपड़ी। अनिरुद्ध, वो देखो, शायद गांव वहीं है। चलो जल्दी। दोनों उतरते हैं जब अचानक उन्हें रास्ते में एक टूटा सा कांच का टुकड़ा मिलता है। उस पर एक शब्द लिखा था, शापित। अनिरुद्ध उसे पढ़ते ही ठिठकता है। शापित? क्या ये किसी ने जानबूझकर रखा है? जयेश सोचते हुए, या शायद कोई संकेत दे रहा है। जैसे ही वो गांव के पहले किनारे पर पहुंचते हैं, उन्हें दूर मंदिर से किसी स्त्री के गाने की आवाज आती है, बहुत धीमी, रहस्यमयी। सुनो साजन, मैं यहीं हूं, काली रातों में तुम्हें छूने को तरसती हूं। जयेश कांपते हुए, ये आवाज इंसानी नहीं लग रही। गांव की सीमा के पास एक पेड़ पर एक लाल कपड़ा लटका हुआ है और उसके नीचे लिखा है, पूर्णिमा की रात, गांव की ओर मत आना। दोनों उस बोर्ड को देखते हैं और गांव की ओर एक बार फिर नजर घुमाते हैं। कैमरा पीछे हटता है और दूर जंगल की झाड़ियों के पीछे वही धुंधली औरत खड़ी होती है। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान और आंखों में आग सी चमक, लेकिन वो दोनों उसका चेहरा नहीं देख पाते हैं। जयेश और अनिरुद्ध अब तक गांव में पहुंच चुके थे। यहां वो दोनों गांव की सीमा यानी गांव की पहली झोपड़ी के पास पहुंच चुके थे। जयेश तो पूरे तरीके से डर चुका था उस भयानक रास्ते को देखकर और अनजान औरत के साय से, लेकिन वो दोनों कुछ और ध्यान से देख पाते उससे पहले ही वो औरत कहीं गायब हो गई। इस वक्त वो दोनों रास्ते से गांव के अंदर जा ही रहे थे कि अचानक से वहां हवा तेज हो गई। बादल अब काले बदलों में बदल चुके थे। तभी एक बूंद आकर अनिरुद्ध के चेहरे पर लगी। अनिरुद्ध, पूरे रास्ते से निकल कर आ गए और अब गांव में बारिश होने वाली है, वो जयेश से कहता है, जल्दी करो। और वो जैसे ही अपने कदम जल्दी जल्दी बढ़ाने लगते हैं, हवा के साथ पानी की बूंदों की गिनती में भी तेजी हो गई। उसे देखकर जयेश कहता है, अनिरुद्ध इधर चल। और वो दोनों पास की एक झोपड़ी के बाहर खड़े हो जाते हैं, जहां पर पानी उन्हें भिगो न सके। तब जयेश मौसम को देखकर कहता है,
सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। हाय कितना रोमांटिक मौसम है। ऐसे मौसम में तो किसी का साथ होना चाहिए। तो अनिरुद्ध उससे कहता है, तेरे ठरकीपने कभी खत्म नहीं होंगे। तब जयेश उसे देखते हुए कहता है, तुझे क्या पता, इसे ठरकीपना नहीं रोमांटिक होना कहते हैं, जो हर लड़की अपने पार्टनर में चाहती है। मैं कह भी किसको रहा हूं, ब्रह्मचारी को क्या पता जवानी क्या चीज है, उसके बाद तो बूढ़ा होकर मरना ही है। उसने इतना कहा ही था कि तेज बिजली कड़कने की आवाज के साथ बारिश और तेज हो गई। तो अनिरुद्ध जयेश से कहता है, तुम यहीं रुको, मैं मुखिया जी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूं, कोई आ जाए हमें यहां लेने के लिए। और दरवाजा खटखटाने की कोशिश मत करना, यह गांव है, किसी ने गलत समझ लिया तो। तब जयेश थोड़ा खींचते हुए कहता है, ठीक है मेरे ब्रह्मचारी भाई, नहीं कोई कोशिश करूंगा, यहीं खड़ा रहूंगा चाहे बरसात में भीग जाऊं। तभी अनिरुद्ध अपने फोन में नेटवर्क ढूंढते हुए उससे थोड़ा अलग हो जाता है। तो जयेश सोचता है, क्या झोपड़ी है ये, वाह, जिस दिन शादी करूंगा एक बार अपनी मैडम के साथ झोपड़ी में जरूर आऊंगा, पर ये अंदर से कैसी दिखती है, देखूं क्या। तभी उसे पास ही एक छोटी सी खिड़की नजर आती है जिसमें जाली लगी हुई थी और वहां से धीमी सी रोशनी आ रही थी। और जयेश उस रोशनी की तरफ देखने लग जाता है, जहां उसे रोशनी की तरफ एक लड़की दिखाई देती है जिसका चेहरा दिए की तरफ था और पीठ जयेश की तरफ। इस वक्त जयेश की नजर जैसे ही उस लड़की पर गई तो जैसे थम सी गई। वो भीगी भीगी सी थी और उसने लाल रंग की साड़ी अपने बदन पर लपेटी हुई थी। जयेश को वहां सिर्फ उस लड़की की पीठ नजर आ रही थी, लेकिन उसकी सफेद गौरी पीठ बिना कपड़ों के जयेश का गला सुखाने के लिए काफी थी। और वो लड़की धीरे धीरे अपने कपड़े उतारकर दूसरे कपड़े पहन रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध वहां जैसे तैसे नेटवर्क ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वो किसी तरह मुखिया के घर फोन कर देता है और वहां किसी को आने के लिए कहता ही है कि उसकी नजर जंगल की तरफ जाती है, जहां उसे एक लड़की भीगी हुई सी बारिश में झूमते हुए दिखती है, लेकिन उसका चेहरा उसे साफ नजर नहीं आ रहा था। उस लड़की ने सफेद रंग की साड़ी खुद पर लपेटी थी जिसकी बॉर्डर लाल रंग की थी, और उसने बंगाली स्टाइल में वो साड़ी पहनी हुई थी, गांव की लड़की की तरह। उसके कपड़े पूरी तरह से उसके शरीर से चिपक चुके थे, जहां उसके बदन की बनावट को साफ देखा जा सकता था, मानो उसकी सुंदरता किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ही बनी हो। एक पल को तो अनिरुद्ध भी उसे देखकर बुत सा बन गया, लेकिन अगले ही पल उसे होश आ जाता है और वो खुद से कहता है, कमाल है, कहने को तो ये मोहिनी का कहर है यहाँ, और ये लड़की कौन है जो बेखौफ होकर वहां नाच रही है। और इतनी ही देर में वो लड़की उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। तो वहीं अब वो जयेश को देखता है, जो इस वक्त भी एक तक उस छोटी सी खिड़की से अंदर की तरफ देख रहा था। तो अनिरुद्ध उसे देखते हुए कहता है, क्या हो रहा है, मना किया था ना मैंने। तब जयेश कहता है, मैं तो बस उजाला देखकर नजर चली गई थी अंदर। तब अनिरुद्ध कहता है, कुछ ही देर में मुखिया जी के आदमी हमें लेने के लिए आते होंगे। और जयेश को पकड़कर उसे आगे करते हुए कहता है, जब तक संभाल कर रहा, वरना यहीं कुटाई हो जाएगी, तेरे साथ मेरी भी। तब जयेश कहता है, अच्छा, मतलब मेरी पिटाई होगी तो चलेगा तुझे। तब अनिरुद्ध कहता है, तू काम भी तो ऐसे ही करता है। तब जयेश कहता है, क्या मतलब, तू मेरा दोस्त होकर मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है, तुझे ऐसा लग रहा हूं क्या। तब अनिरुद्ध कहता है, तू कैसे है मैं जानता हूं, चल अब सफाई देने की जरूरत नहीं है। जयेश भले ही बातें ठरकियों वाली करता है, लेकिन सच तो यह है कि उसने आज तक कभी किसी लड़की के साथ गलत नहीं किया था। आज पहली बार था जब उसने किसी लड़की को ऐसे देखा था, और वो शायद उसमें ही कहीं खोसा गया था। तभी वहां मुखिया के आदमी आ जाते हैं और बारिश भी हल्की फुल्की ही हो रही थी, और वो दोनों उनके साथ चले जाते हैं। तो वहीं बिनोय रॉय इस वक्त अपनी हवेली पर नहीं थे, वो किसी काम से बाहर गए हुए थे। इस वक्त हवेली में सरोजिनी जी ही थीं, जो अपने नौकर से कहती हैं, देवांश क्या कर रहा है। तब उनका नौकर कहता है, मालकिन वो पढ़ाई कर रहे हैं। तब वो कहती हैं, ठीक है, आप उसे बुलाकर ले आइए खाने के लिए। और नौकर जाकर उसे बुलाने के लिए चला जाता है। तब कुछ ही देर में वहां लोअर और टी शर्ट पहना हुआ एक 16 साल का लड़का आ जाता है, जो दिखने में काफी अच्छा था। तब सरोजिनी कहती हैं, हो गई बेटा पढ़ाई, चलो खाना खा लो। ये बात सरोजिनी ने प्लेट में खाना लगाते हुए कही। देवांश डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और सरोजिनी अपने नौकर से कहती हैं, राजू, जा जाकर कोठी पर देखा, जो मेहमान आए हैं
आज का खाना कहाँ रात में बनाएंगे? उन्हें यहां लेकर आ जा। और राजू वहां से चला जाता है। तभी सरोजिनी एक लॉकेट अपनी कमर पर बंधी पोटली से निकालती है और उसे देवांश को पहनाने लग जाती है। दूसरी तरफ हल्की सी बूंदाबांदी अब हो रही थी। रात का सन्नाटा काफी छाया हुआ था। बारिश के बाद अब हवा ठंडी हो चली थी, जो झोंकों के साथ सर्द मौसम बना रही थी। जयेश और अनिरुद्ध अब बस अपनी कोठी पहुंचने ही वाले थे और जयेश अपने ही ख्यालों में था कि वो अचानक से कहता है, मैं तुम्ही से शादी करूंगा। तब अनिरुद्ध और बाकी जो आदमी था वो अचानक से जयेश की तरफ देखने लग जाता है। तो अनिरुद्ध उसे हिलाते हुए कहता है, किससे शादी करेगा तू? और उस आदमी की तरफ देखकर कहता है, ये कभी कभी ऐसे ही करता है, डरिए मत। तो जयेश कहता है, किसी से नहीं, चल। कुछ ही देर में वो दोनों कोठी पर पहुंच जाते हैं, जहां बहुत ही पुरानी सी कोठी नजर आ रही थी। उन्होंने अपने जेब से फोन निकालकर टॉर्च ऑन की और उस अंधेरी रात में कोठी को देखने लगे। किशन जाकर ताला खोल रहा था। अंधेरे में वो लकड़ी का दरवाजा, जो काफी बड़ा था, और दीवारों पर लगी हरी हरी लताएं उसे खूबसूरत बना रही थीं। रात के अंधेरे में वो दोनों इतना ही देख पाए थे। कुछ ही देर में किशन ताला खोल देता है और वो तीनों कोठी के अंदर आ जाते हैं। दोनों अपना अपना सामान निकालकर कमरों में जाते हैं, जहां उन्हें मुखिया जी का आदमी किशन लेकर जाता है। कमरे के अंदर जालीनुमा लैंप रखे हुए थे, जो पहले के जमाने में उजाले के लिए इस्तेमाल होते होंगे। दोनों ने कपड़े निकाल कर रख दिए और अपने अपने कपड़े चेंज कर लोअर और टी शर्ट पहन ली। तभी वहां पर राजू भागते हुए आता है, जो कहता है, साहब वो मालकिन ने हवेली बुलाया है। काफी रात हो गई है और बारिश की वजह से खाना बनाने वाली भी नहीं आई है, इसलिए आप दोनों को आज हवेली पर खाना खाने के लिए चलना होगा। तो अनिरुद्ध पहले हिचकिचाता है, तो जयेश कहता है, चलना अनिरुद्ध, आज बंगाली डिशेस भी खा लेते हैं और भूख भी बहुत लग रही है। तो अनिरुद्ध उसकी बात पर मना नहीं कर पाया और वो दोनों वहां जाने के लिए तैयार हो गए। दूसरी तरफ बिनोय रॉय अपनी कार में जाते हुए कहता है, महेश, तुम्हें जो सामान लाने को बोला था लाए हो? तब महेश कहता है, जी मालिक, हम सारा सामान लाए हैं। कुछ ही देर में वो दोनों बड़े ही अजीब से खंडहर के पास पहुंच जाते हैं। तब महेश कहता है, मालिक? तो बिनोय रॉय कहता है, क्या हुआ? तब महेश कहता है, ये जगह तो हमारे शशिबोन के जंगल से भी भयानक दिख रही है। इन खंडहरों को छूकर आने वाली ठंडी हवा रात के अंधेरे में किसी का भी दिल दहला दे। रात का अंधेरा, ठंडी सर्द हवा जो बरसात के बाद शुरू हुई थी, जहां चील की आवाज गूंज रही थी। तब महेश कहता है, यहां तो काफी डरावना लग रहा है। तो बिनोय रॉय कहता है, उस बला से बचना है ना, तो इस डर से भी निकलना होगा। महेश कहता है, साहब, लेकिन मिलना किससे है? यहां तो कोई नजर नहीं आ रहा है। तभी उन्हें अंदर से आवाज आती है, सीधे अंदर चले आओ। तो वो दोनों अंदर चले जाते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो महेश के तो पसीने छूट जाते हैं और वो कहता है, मालिक, ये क्या है? जहां एक काले कपड़ों में लिपटा आदमी, जिसके बाल बड़े बड़े थे, जिनकी लटें बन चुकी थीं, जिसने जमीन पर सफेद रंग से एक आकृति बनाई हुई थी, जो एक तारे की तरह थी, और उसमें एक खोपड़ी रखी हुई थी। उस आकृति के बीचों बीच लाल रंग का पानी यानी खून भरा था। वहीं पास में एक काला मुर्गा भी पड़ा हुआ था, जिसकी मुंडी मरोड़ी हुई थी और वो बेजान सा पड़ा था। तभी बिनोय रॉय उस बाबा को सब कुछ बताता है और वो बाबा उसे उपाय बताता है। उसके बाद वो दोनों रात में ही वापस दुर्गमपुर के लिए निकल जाते हैं। तो वहीं दुर्गमपुर में अनिरुद्ध और जयेश बिनोय रॉय की हवेली पहुंच चुके थे, जहां सरोजिनी उन दोनों को देखती है और जैसे ही उसकी नजर अनिरुद्ध पर पड़ती है, किसी की याद आ जाती है। वो मन में कहती है, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, और उसकी आंखें हल्की सी नम हो जाती हैं। वो उन दोनों को अंदर डाइनिंग टेबल की तरफ ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ बिनोय रॉय महेश को रोकते हुए कहता है, उसे पीछे मुड़कर मत देखना, वरना वो हमारे साथ चलने लगेगी। तो वहीं महेश को अब पसीने आने लगे थे, क्योंकि उसने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। वहीं उसकी पीछे की सीट पर बैठी आत्मा उससे बार बार कह रही थी, मैं भी साथ चलूंगी, मेरा कोई नहीं है, अपने साथ ले चलो महेश, तुम एक बार कह दो, बस एक बार हाँ कह दो ना। लेकिन उसकी बात सुनकर भी महेश उससे कुछ नहीं कहता है, लेकिन उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था। तब बिनोय रॉय कहता है, महेश, उसकी बात पर ध्यान मत दो, ये सिर्फ एक भ्रम है। जैसे ही हम इस जगह की सीमा को पार करेंगे, वो यहीं रह जाएगी। महेश कहता है,
मालिक, वो यहां तकलीफ में है, वो कह रही है। तब बिनोय रॉय गुस्से में आता है। ये उसका जाल है, अपने जाल में फंसा रही है वो। तू भूल मत कि वो एक भूत है, उसे किसी से कोई तकलीफ नहीं, लोगों को उससे तकलीफ होती है। ये कहते हुए पसीने तो बिनोय रॉय को भी आ रहे थे, लेकिन उसने अपने डर पर काबू किया था कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो बाबा उन्हें बचा लेंगे। तभी वो आत्मा फिर से कहती है, महेश, मुझे ले चलो अपने साथ, तुम्हारे सारे काम कर दूंगी, तुम्हें अमीर बना दूंगी, तुम जो कहोगे वो करूंगी। बस एक कह दो कि तुम मेरे साथ चलो, बस एक बार, तुम्हें इस मुखिया से भी अमीर बना दूंगी। महेश कुछ कहता उससे पहले ही तब बिनोय बोलता है, खबरदार, अगर तुमने उसकी बात का जवाब दिया तो पहले वो तुम्हारे काम करेगी, उसके बाद खुद से करवाएगी। वो भला काफी है खौफ के लिए, तू बिल्कुल भी जवाब मत देना इसकी बात का। तब वो आत्मा फिर से कहती है, महेश, इसकी बात पर ध्यान मत दे, देख देख मुझे, मैं कितनी सुंदर हूं, तुम जो चाहोगे वो करूंगी, बस मुझे अपने साथ ले चलो। तब महेश कुछ नहीं कहता है और बिनोय रॉय कहता है, गाड़ी की रफ्तार तेज कर लो। दूसरी तरफ जयेश और अनिरुद्ध दोनों हवेली पर आ चुके थे। सरोजिनी उन्हें देख डाइनिंग टेबल पर लेकर जाती है। वहां देवांश भी बैठा हुआ था। देवांश कहता है, हेलो, आप हो आर्कियोलॉजिस्ट? मेरा नाम देवांश है। तब सरोजिनी कहती है, बेटा, आप दोनों यहीं बैठ जाओ, ये मेरा बेटा है देवांश, और मुखिया जी किसी काम से बाहर गए हैं, सुबह तक वापस आ जाएंगे, आपको जो भी जानकारी चाहिए उनसे ले लीजिएगा। ये कहते हुए वो खाना उन दोनों की प्लेट में देती है। तब जयेश खाना देखकर कहता है, अरे वाह, घर का खाना बहुत कम मिलता है। तब सरोजिनी कहती है, हाँ बेटा, जितना लगे आप खा लो। तब अनिरुद्ध कहता है, थैंक यू हमें यहाँ इनवाइट करने के लिए। तब सरोजिनी कहती है, थैंक यू की क्या बात है बेटा, आप दोनों हमारे मेहमान हो, ये तो हमारा कर्तव्य था। और वो दोनों खाना खाने लगते हैं। तब सरोजिनी कहती है, बेटा, जो भी रिसर्च है वो दिन में ही कर लेना, और हाँ, अपने साथ गांव के किसी आदमी को ले जाना या यहीं से किशन को ले जाना, वो बहुत। उसने इतना कहा ही था कि फिर वो देवांश की तरफ देखकर रुक गई और बात बदलते हुए कहती है, कुछ भी जरूरत हो तो हमें जरूर बताना। अनिरुद्ध कहता है, जी ठीक है आंटी जी, हम आपको जरूर बताएंगे। कुछ देर में उन दोनों का खाना खत्म होता है और वो दोनों वापस कोठी के लिए निकल जाते हैं। वे कोठी में जाकर कुछ देर में अपने बैग से सामान निकाल कर रखने लगते हैं और अब रात के लगभग 12 बज रहे थे। तभी अनिरुद्ध को कुछ अजीब सी गंध आने लगती है। रात के अंधेरे में उन्हें दीवार पर नाखून घसीटने जैसी आवाज आई। जब उन्होंने मोबाइल की फ्लैश ऑन कर जाकर देखा तो वहां किसी बिल्ली के पंजे के निशान थे और दूसरी तरफ एक थैली पड़ी थी। इसमें सड़े गले फूलों की और कुछ कचरे की बदबू आ रही थी। तब अनिरुद्ध कहता है, ये देख, यहां से आ रही थी बदबू, और जाकर उस पॉलीथीन को कचरे के डिब्बे में डाल देता है। तब जयेश कहता है, ये तो ठीक है आदि, लेकिन तुझे कुछ और इसमें लग रहा है। तब अनिरुद्ध भी महसूस करते हुए कहता है, कुछ और ही अलग, जैसे खुशबू सी आ रही है। जयेश कहता है, हाँ अनिरुद्ध, ऐसी ही कोई मनमोहक खुशबू बहुत अच्छी लग रही है, पर ये आ कहां से रही है। तब अनिरुद्ध कहता है, चल देखते हैं कहां से आ रही है। जयेश कहता है, लेकिन रात में कहां ढूंढेंगे, एक काम करते हैं, सुबह देखते हैं। वैसे भी अभी खुशबू तो अच्छी आ रही है, नींद भी अच्छी आएगी, और वैसे भी सफर से थक चुके हैं। ये कहकर दोनों सोने चले जाते हैं। अगली सुबह खिड़की से आई धूप की किरणें अनिरुद्ध के चेहरे पर पड़ रही थीं, जो उसे एक हैंडसम और धार्मिक रूप दे रही थी। तभी जयेश अचानक से भागते हुए आता है। अनिरुद्ध, मेरे भाई, जल्दी कर, बहुत जरूरी बात है। अनिरुद्ध की हड़बड़ी में नींद खुलती है और अपनी स्लीपिंग वॉइस में कहता है, क्या हुआ, इतना क्यों शोर मचा रहा है। जयेश कहता है, अरे शोर मैं नहीं, शोर तो बाहर हो रहा है, चल बाहर देखते हैं क्या हो रहा है। अनिरुद्ध के कानों में भी नगाड़े की आवाज जाती है, किसी ढोल की आवाज। कौन पीट रहा है? दोनों बाहर जाकर देखते हैं। जयेश कहता है, यहां नहीं, चल छत पर चलते हैं, ऊपर से पूरा गांव दिखेगा। वो दोनों कोठी के अंदर से ऊपर छत पर चले जाते हैं, जहां से उन्हें पूरा गांव दिखाई दे रहा था। भीड़ गड़े वाले के चारों तरफ जमा थी। नगाड़ा वाला भीड़ के बीचों बीच खड़ा था और जोर जोर से गढ़ा पीटते हुए चिल्ला रहा था।
सभी गांव वाले ध्यान से सुनो, मुखिया जी का आदेश है, आज गांव के मंदिर में हवन में आहुति देंगे और जो भी मालिक कहेंगे वो सब करना होगा ताकि डायन से बचा जा सके। सुनो सुनो, इतना कहकर वह वहां से चला गया। तब अनिरुद्ध और जयेश कहते हैं, ये किस बात की बात कर रहे थे और आज गांव में क्या होने वाला है? जयेश कहता है, उसे डायन से बचाने की बात, क्या मोहिनी से तो नहीं? अनिरुद्ध कहता है, हो सकता है, वैसे आज हमारा क्या प्लान है? फिर अनिरुद्ध कहता है, फिलहाल तो देखते हैं क्या होता है, पहले मुखिया जी से मिल लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। वो दोनों अंदर आने ही वाले थे कि अनिरुद्ध कहता है, जयेश उधर देख। जब वो उस तरफ देखते हैं तो सामने रेतीले पहाड़ थे जो गांव की दूसरी तरफ दिखाई दे रहे थे। उन्हें देखकर एक पल के लिए जैसे उनकी नजर ठहर सी गई थी। इतना सुंदर नजारा, और कहीं कहीं पर सूखी झाड़ियां भी थीं। जयेश कहता है, यहां अनिरुद्ध, कितना खूबसूरत नजारा है, चल किसी दिन वहां चलेंगे। यह कहकर वो दोनों वापस कोठी के अंदर आ जाते हैं। तब जयेश कहता है, अनिरुद्ध अब भूख लगी है, नाश्ते का क्या करें? अनिरुद्ध कहता है, मुखिया जी के आदमी ने कहा था कि एक औरत आएगी खाना बनाने, तब तक के लिए एक काम करता हूं, तू बैठ, मैं कुछ देखता हूं। उसी वक्त किशन आ जाता है, साहब मालिक ने कहा है आज गांव के सभी लोगों को मंदिर में आना है ताकि जब भी कोई दुर्गमपुरा के किले की तरफ या बंगाल के जंगल शशिबोन से गुजरे तो डायन का शिकार न बने। तभी एक औरत आ जाती है जिसकी उम्र 48 के आसपास होगी। वो कहती है, माफ करना, हम रात को नहीं आ पाए, बारिश की वजह से। हमारा नाम नीलावती है। किशन कहता है, हाँ साहब, ये नीलावती काकी हैं, यही खाना बनाकर दिया करेंगी। अनिरुद्ध कहता है, ठीक है आंटी, आप आइए और कुछ बना दीजिए, बहुत भूख लगी है। अब नीलावती जी किचन में चली जाती हैं खाना बनाने और जयेश और अनिरुद्ध भी अपने अपने रूम में तैयार होने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बिनॉय रॉय की हवेली, आज उसकी हवेली में बड़ी हलचल मची हुई थी। सभी नौकर किसी न किसी तरह की तैयारी और काम में लगे हुए थे। बिनॉय रॉय सरोजिनी से कहता है, सारा काम हो गया, हमें मंदिर के लिए देर हो रही है। सरोजिनी कहती है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। गांव का बड़ा सा शिव मंदिर जो काफी पुराना लग रहा था, मंदिर की दीवारों पर बेलें लटक रही थीं। किशन मंदिर में बैठी एक बुढ़िया से कहता है, ये बुढ़िया यहाँ क्या कर रही है? वो बुढ़िया जिसने काले रंग की बंगाली साड़ी पहनी थी और एक लाठी के सहारे झुककर चल रही थी। बुढ़िया कहती है, क्यों भगा रहे हो मुझे? क्या इन सब से बच जाओगे? जो होना है वो होकर रहेगा, चाहे जो कर लो। किशन गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, क्या बक रही है बुढ़िया, चल निकल यहां से। तब महेश रोकते हुए कहता है, अरे क्यों भगा रहा है उसे, बस दूर कहीं कर दे। आहुति के समय सभी गांव वालों का होना जरूरी है, एक भी नहीं छूटना चाहिए। वो दोनों मिलकर उस बुढ़िया को मंदिर से बाहर कर देते हैं, लेकिन वो बुढ़िया अपनी हकलाती आवाज में बुदबुदा रही थी, खतरे से बचने के लिए नया खतरा ले रहे हो, बहुत महंगा पड़ेगा, मोल चुकाना होगा इसका। गांव का शिव मंदिर, जहां गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए थे। मंदिर के बाहर प्रांगण में एक बड़ा हवन कुंड बनाया गया था और मंदिर थोड़ा ऊपर था, जहां कुछ सीढ़ियां थीं जिनसे मंदिर में जाया जा सकता था। अनिरुद्ध और जयेश भी अब तक मंदिर में पहुंच चुके थे। सुबह के 11 बजे थे। आज मौसम काफी बदला हुआ था। जहां रात को घनघोर वर्षा हो रही थी, वहीं अब तेज खड़ाके की धूप निकली हुई थी, जैसे कि जून की गर्मी हो। जयेश अपने साथ लाया कैमरा लेकर मंदिर की तस्वीरें खींच रहा था। दोनों मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर अंदर जाते हैं, जहां अनिरुद्ध मंदिर की दीवार पर हल्की सी दरार को छूकर देखता है। काफी पुराना मंदिर है, वह धीमे से कहता है। तभी उन्हें बाहर से मुखिया जी के आने की खबर मिलती है। सभी लोग उन्हें प्रणाम करते हैं और अनिरुद्ध व जयेश भी अब बाहर आ चुके थे। वो वहीं खड़े थे जहां वो बुढ़िया बैठी थी। जयेश अपने साथ लाया हुआ स्नैक्स खा रहा था, गले में कैमरा लटका था और अनिरुद्ध उसके साइड में खड़ा था। मुखिया जी अनिरुद्ध से मिलते हैं और फिर गांव के घेरे के बीचों बीच बने हवन कुंड के पास जाकर बोलने लगते हैं, आप सब हमारी बात मानकर यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त सरोजिनी और देवांश भी आए हुए थे, जो एक तक अनिरुद्ध को ही देख रहे थे। मुखिया जी आगे कहते हैं, पहले हमें मंदिर की पूजा करनी है, उसके बाद यहाँ हवन होगा। उसमें सभी को अपने अपने खून की एक बूंद की आहुति देनी होगी। ये सुनते ही जयेश, जो स्नैक्स खा रहा था,
सहसा गले में स्नैक्स फंस जाने से खांसने लगता है। अनिरुद्ध हंसते हुए कहता है, आराम से, क्या हुआ? जयेश घबरा कर कहता है, खून की आहुति। मुखिया जी समझाते हैं, एक बूंद खून देनी होगी। तब जाकर जयेश थोड़ा रिलैक्स होता है। वो अपनी साइड में बैठी उस बुढ़िया को देखता है और उसे स्नैक्स ऑफर करता है, जो उसने सिर्फ नाक से हाथ में पकड़े हुए थे। जैसे ही वो स्नैक्स बुढ़िया की तरफ बढ़ाता है, वो बुढ़िया घूर कर देखती है तो जयेश घबरा कर हाथ पीछे कर लेता है। वो खुद से कहता है, नहीं खाना तो मत खा, घूर क्यों रही है भाभी जी, और वापस अपना स्नैक्स खाने लग जाता है। तभी बुढ़िया बुदबुदाती है, मरेंगे सब, मरेंगे। जयेश डर में धीरे से कहता है, आदि, ये बुढ़िया क्या बक रही है? अनिरुद्ध जवाब देता है, तू उस पर ध्यान मत दे, वैसे भी मैं इन सब बातों में नहीं मानता, और जितना मेल जोल बढ़ा कर रखेंगे उतना ही ये लोग कॉपरेट करेंगे। जस्ट चिल। मुखिया जी अपने साथ लाई हुई एक पोटली को हवन कुंड के पास रखते हैं। एक पंडित जी मंत्रोच्चार करते हुए हवन की अग्नि प्रवाहित करते हैं। मुखिया वहीं बैठे हुए हैं और हवन में आहुति दे रहे हैं। तभी एक काला सा बादल सूरज को ढक लेता है और पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है। हवा भी जोर जोर से चलने लगती है, जैसे मौसम अचानक फिर से बदल गया हो। पंडित जी के कहने पर मुखिया जी हाथ आगे करते हैं और उनकी अंगुली में कट लगाकर खून की एक बूंद हवन कुंड में डालते हैं। फिर एक एक कर गांव के सभी लोग भी यही करते हैं। उसके बाद पोटली खोलकर उसमें से काले रंग के धागे निकाले जाते हैं, जो सभी गांव वालों की कलाई पर बांध दिए जाते हैं। फिर बिनोय रॉय महेश से कहते हैं कि वो आगे आकर सबको बताए। महेश गांव वालों के बीच आकर कहता है, सभी गांव वाले ध्यान से सुनो, इस धागे को जब भी बंगाल के जंगल शशिबोन में जाना हो तो याद से पहनना। ये उस डायन मोहिनी के साए से बचाने वाला एक रक्षा कवच है। इसे कभी मत उतारना और ना ही मंदिर में रखना, इसे मंदिर से दूर ही रखना। वो जो बुढ़िया खड़ी थी अब खुद में ही हंसने लग जाती है, एक गहरी डरावनी हंसी के साथ। कुछ देर बाद सभी गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। अनिरुद्ध और जयेश भी कोठी लौट आते हैं। जयेश कहता है, अनिरुद्ध यार, क्या क्या चीजें हैं यहाँ, आज तो दिन भर में थक गया पूरी तरह। अनिरुद्ध भी मुस्कुरा कर कहता है, हाँ यार, थक तो मैं भी गया। उधर गांव में रात के 8 बजे एक हवेली का बंद कमरा, जो विनोय रॉय की हवेली से थोड़ी छोटी या बराबर थी। दो प्रेमी जोड़े इस तरह से खुद में खोए थे कि इस वक्त वो किसी और ही दुनिया में थे। वो आदमी उस औरत को बेतहाशा चूम रहा था। वो औरत धीरे से कहती है, बस कीजिए उपेंद्र साहब, एक बार अपनी पत्नी बन जाने दीजिए, फिर जो चाहे कर लीजिएगा। तब वो आदमी कहता है, वो तो एक दिन तुम बन ही जाओगी। वो औरत मुस्कुराती है, ना ना साहब, ऐसे नहीं। मुझे नहीं लगता कि आप अब मुखिया बन पाओगे गांव के। जब तक नहीं बन जाते मुखिया, तब तक माया की छाया नहीं पा सकते। और वो खिलखिलाकर हंसने लगती है। तब उपेंद्र गुस्से में उसकी दोनों बाहें पकड़ता है और कहता है, तुम्हें तो एक दिन मेरा होना ही है, और रही बात मुखिया बनने की, तो उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा, चाहे जो हो जाए। उपेंद्र और माया अपनी रंजिश में लगे हुए थे कि कैसे उपेंद्र अगला मुखिया बने। माया एक अकेली औरत थी जो उपेंद्र के साथ ही रहती थी, पर सिर्फ इसलिए कि वो एक दिन उपेंद्र मुखिया बनेगा और वो वहां की मालकिन। माया कहती है अपनी नशीली आवाज में, अगर आप मुखिया नहीं बने तो भूल जाइएगा मुझे। तब उपेंद्र कहता है, तुम सिर्फ उस दिन के लिए तैयार रहो जिस दिन तुम्हें मुझे सहना होगा, मुखिया तो मैं जरूर बनूंगा। तब माया कहती है, वैसे आप मेरे क्या कर सकते हैं? तब उपेंद्र कहता है, कुछ भी कर सकता हूं, कहो तो जान भी दे सकता हूं। तब माया कहती है, नहीं नहीं, जान नहीं चाहिए, मुझे तो बस आराम में तुम्हारे साथ ये जिंदगी बितानी है। और ये कहते हुए वो उसके सीने से लग जाती है और आगे कहती है, शशिबोन के जंगल में जो कालीकोट किला है, क्या वहां पर अमूल्य खजाना छिपा है? कैसा होगा वो खजाना? तब उपेंद्र कहता है, ये तो मुझे भी नहीं पता, पर बाबा कहते थे कोई लाल रत्न है वहां। तब माया कहती है, सुना तो मैंने भी है, पर क्या है ये लाल रत्न, क्या होता होगा उससे? तब उपेंद्र कहता है, पता तो नहीं क्या होता होगा, लेकिन अगर मौका मिला तो तुम्हारे लिए जरूर लाऊंगा। तब माया कहती है, चलिए झूठे कहीं के, सब जो वहां जाते हैं उस डायन का शिकार हो जाते हैं। बहुत खूबसूरत है क्या वो? अच्छा एक बात बताओ, अगर वो मोहिनी आपको मिल जाए
तो क्या तब भी आप मुझसे प्यार करोगे या उसके साथ चले जाओगे? तब उपेंद्र कहता है, तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, और वो मोहिनी एक डायन, चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, तुम्हारे आगे तो पानी है, मेरे लिए तो तुम ही सोना हो। तो माया कहती है, तो अपनी सोना के लिए तोड़ दो उस मुखिया का तंत्र। ये कहते हुए वो अपने हाथ का धागा उसे दिखाती है। उसे देख उपेंद्र भी कहता है, गांव वालों की नजरों से उसे गिराना है तो ये तो करना ही होगा, और वो एक कुटिल मुस्कान के साथ हंसने लग जाता है। तो वहीं बिनोय रॉय की हवेली। सरोजिनी कहती है, आपको क्या लगता है इस धागे से श्राप से बचा जा सकता है? तब बिनोय रॉय कहता है, ये तो आने वाली पूर्णिमा को ही पता चलेगा। तब सरोजिनी कहती है, ये तो है, पर क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता जिससे वो डायन का हमेशा के लिए खत्म हो जाए, जिससे एक बार में ही सारी समस्याओं का निपटारा हो जाए? तब बिनोय रॉय कहता है, काश ऐसा हो पाता, कोई राज जो हमें पता चल जाता उस डायन से निपटने का। तब सरोजिनी कहती है, जो शहर से बाबू आए हैं, क्या बोलते हैं उन्हें? आरी? आरी क्या? तब देवांश वहां आते हुए कहता है, आर्कियोलॉजिस्ट मां। तब सरोजिनी कहती है, हाँ हाँ वही। क्या काम करते हैं? वो पुरानी चीजों की खोज। तब देवांश कहता है, हाँ मां वही काम करते हैं। तब सरोजिनी कहती है, मैं क्या कहती हूं जी, आप भी उनके साथ या किसी आदमी को उनके साथ भेज दीजिए, क्या पता उस डायन का राज भी पता चल जाए, आखिर कैसे बचा जाए उससे। तब बिनोय रॉय कहता है, हाँ बात तो तुम ठीक कह रही हो, क्या पता हमें उस किताब के भी बारे में पता चल जाए और उसमें ही लिखा हो कि कैसे उस डायन से बचा जा सकता है। इसीलिए हम किशन को उन दोनों के साथ लगा देते हैं। उन दोनों की ये बातें वहां खड़ा देवांश सुन रहा था। ये बातें सुनकर उसके चेहरे पर कुछ अजीब से भाव आ गए थे, जो उसके मन में चल रही जिज्ञासा को और बढ़ा रहे थे। वहीं कोठी पर रात हो चुकी थी, लेकिन अभी तक नीलावती खाना बनाने के लिए नहीं आई थी। अनिरुद्ध अपने लैपटॉप में कुछ देख रहा था और जयेश मंदिर में जो उसने फोटो क्लिक की थी वही देख रहा था। वैसे तो दिखने में जयेश भी कुछ कम नहीं था। उन दोनों की उम्र 26 के आसपास थी। 6 फुट लंबा कद, जो उन्हें एक अच्छे लुक का मालिक बना रहा था। जयेश अपने कैमरे की फोटो देखते हुए कहता है, कितना पुराना लगता है ना ये मंदिर। तब अनिरुद्ध कहता है, हाँ पुराना तो है, काफी पुराना। जयेश कहता है, पर कितना पुराना हो सकता है? अनिरुद्ध कहता है, यही कोई 500 या 600 साल पुराना। तब जयेश कहता है, पर इतना पुराना मंदिर और अब भी इसे लोग पूजते हैं, खाना बना के रखा है ना? तभी जयेश अपनी घड़ी देखते हुए कहता है, अनिरुद्ध वो आंटी अभी तक नहीं आई यार, ऊपर से बारिश भी शुरू हो चुकी है, क्या करें, मैं कुछ बनाऊं क्या? तब आदित्य कहता है, हाँ देख ले, अगर भूख ज्यादा लगी है तो कुछ स्नैक्स हैं। तभी वहां एक खूबसूरत सी लड़की अंदर आती है, जिसने सफेद रंग की लाल पट्टी वाली बंगाली स्टाइल में साड़ी पहनी हुई थी, खुले बाल। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, और ये वही लड़की थी जो उस दिन जयेश को झोपड़ी के अंदर कपड़े बदलते हुए दिखी थी। जयेश तो उसे देखकर कहीं खो सा गया। वो अंदर आती है और अपना नाम जानवी बताती है, जो कि नीलावती की बेटी है, और जयेश उसे किचन में लेकर जाता है। इस वक्त जयेश की नजरें उसमें ही कहीं खो सी गई थीं। कुछ देर में वो खाना बनाकर वापस अपने घर लौट जाती है। आज सुबह की किरणें अनिरुद्ध के चेहरे पर आकर ठहर गई थीं, और वो भी दिखने में काफी हैंडसम था। खिड़की से आ रही सूरज की किरणों से उसकी नींद टूटती है। वो उठता है और तैयार होता है। उसके बाद ही वहां जयेश भी आ जाता है, और कुछ देर में नीलावती आ जाती है खाना बनाने के लिए। वो दोनों कुछ देर में खाना खाकर अपना सामान रख रहे थे कालीकोट किले पर जाने के लिए। कुछ ही देर में बिनोय रॉय भी वहां आ जाते हैं, और उनके साथ उनका नौकर भी, और वो चारों मिलकर अब निकल चुके थे शशिबोन के घने रास्ते से कालीकोट किले की तरफ। रास्ता काफी संकरा सा था, घने घने पेड़ और शांत वातावरण, जो कि उस माहौल को अजीब बना रहा था। कुछ ही देर में वो जंगल से निकलकर कालीकोट किले के पास पहुंच चुके थे। बाहर से वो किला काफी पुराना और डरावना नजर आ रहा था। साथ ही किले की दीवारों पर भी कई सारे पेड़ और बारिश की वजह से काई भी लग चुकी थी। जहां जयेश, अनिरुद्ध और बिनोय रॉय वहां किले के अंदर जाते हैं, जहां अंदर का माहौल कुछ अलग ही था। अंदर काफी अंधेरा पसरा हुआ था। तो वहीं किले के अंदर उस अंधेरे में देखने पर उन्हें एक दरवाजा दिखाई दिया, जो शायद कभी खोला ही नहीं गया था। वो तीनों टॉर्च की रोशनी से उस तरफ बढ़ ही रहे थे कि
अचानक अनिरुद्ध का पैर किसी जगह पर फंस गया और देखते ही देखते वहां रोशनी उत्पन्न हो गई उसके पैर के चारों ओर। तो वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र गांव से दूर एक खाली और सुनसान जगह पर कुछ सामान लाकर वहां कोई आकृति बनाता है और एक मानव कंकाल की खोपड़ी उसमें रख देता है और साथ ही कुछ मंत्र बुदबुदाने लगता है। ओम ह्लीं क्लीं चामुंडाय बंधनम तोड़ स्वाहा। ओम ह्लीं क्लीं चामुंडाय बंधनम तोड़ स्वाहा। इसी मंत्र को वह बार बार बोले जा रहा था और देखते ही देखते उसमें से एक नीले रंग की रोशनी उत्पन्न होती है और उसे कुछ आवाजें सुनाई देती, किसी के फुसफुसाने की। बोलो बोलो, क्या चाहिए? मैं दूंगी जो मांगे तू। बोल, जल्दी बोल। क्या मैं बन जाऊं खूबसूरत नारी, संभोग कर दूं तुझे सुख पुरुष का? और वह अपनी मीठी सी आवाज से उसे कहती है, मैं हूं खूबसूरत नारी, कह दे जो तू, सब कर दूं अभी, एक बार आंखें खोल। उसकी आवाज सुन उपेंद्र के मन में लालसा जागने लगती है, उसकी आवाज की और उस औरत को देखने की, और वह अपना तंत्र बीच में छोड़ उसे देख लेता है, जिससे कि वह तंत्र से उत्पन्न हुई आत्मा उसे देखकर एक घिनौनी हंसी हंसने लगती है और एक ही पल में अपने हाथों के बड़े बड़े नाखून निकालकर उपेंद्र का दिल बाहर निकाल देती है और उसे कच्चा खाने लगती है। और कुछ देर में वह खाने के बाद वापस उसी आकृति में समा जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध अपना पैर उस जगह से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर वहां से नहीं निकलता और एक ही पल में वो तीनों उस जगह नीचे जमीन में समा जाते हैं, जहां पर काफी गहरा अंधेरा समाया हुआ था और वहां एक जगह से पीली रोशनी निकल रही थी। जब उन्होंने वहां जाकर देखा तो वहां एक बॉक्स था। जैसे ही जयेश ने उसे खोलना चाहा तो वह दूर गिर गया। तब अनिरुद्ध पूछता है, तुम ठीक हो? तो वह हाँ कहता है। फिर अनिरुद्ध उसे छूने की कोशिश करता है तो उसे कुछ नहीं हुआ और उसने उस बॉक्स को खोला। मुखिया पूछते हैं, इसमें क्या है? तो उसमें से एक लाल रंग की मणि निकलती है जो काफी चमक रही थी और उसके साथ ही एक किताब भी। तभी जयेश की नजर एक तरफ दरवाजे पर जाती है तो जयेश कहता है, यह शायद सुरंग का रास्ता है, कहीं जाता है ये। अनिरुद्ध उस किताब को खोलने की कोशिश करता है कि तभी उन्हें किसी के चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। नहीं नहीं, मत करो, जैसे कि कोई औरत चिल्ला रही हो, और आवाजें आ रही थीं किसी के गुस्से में चिल्लाने की। और धीरे धीरे वो आवाजें इतनी तेज हो रही थीं कि उन तीनों से उसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था और उनके कानों से खून भी आने लगा था। तो जयेश कहता है, हमें पहले यहां से निकलना चाहिए, फिर देखेंगे किताब में क्या है। और जब वो आसपास देखते हैं तो उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता सिवाय उस सुरंग के, और वे तीनों उस रास्ते से होते हुए भागने लगते हैं, जहां उन्होंने अपने बैग से टॉर्च निकाली और उस रास्ते पर चल दिए। कुछ देर में वो तीनों एक कोठी के अंदर आ जाते हैं, जहां उसके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। काफी मेहनत के बाद उन दोनों ने उस दरवाजे को तोड़ा और जब बाहर आए तो देखा ये वही कोठी थी जहां वो दोनों रुके हुए थे। तब बिनोय कहता है, अनिरुद्ध बाबू, मुझे लगता है इस किताब को लेकर हमें मंदिर में चलना चाहिए, क्योंकि वहां वो डायन नहीं आ सकती। वो डायन अगर चाहे तो उन्हें वहीं मार सकती थी, लेकिन मुखिया के बंधे काले धागे की ताकत उसे उन सबको छूने से रोक रही थी। और कुछ देर में वो मंदिर में जाकर पहुंच जाते हैं। वहां वो उस किताब को खोलकर देखते हैं जिसमें लिखा था, अपने खजाने की रक्षा के लिए राजा ने पूजा करवाई और तंत्र साधना भी, जिससे एक बड़ी ही मनमोहक स्त्री उत्पन्न हुई। लेकिन उसकी शर्त यह थी, जो भी पुरुष किसी भी स्त्री से शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा रखता हो, वो उसे शिकार कर खून पी लेगी, जिससे कि वो हमेशा जवान रहे। राजा ने कहा, यह तो अच्छा ही है कि मोहिनी के मोह जाल में फंसकर कोई मर्द बच नहीं पाएगा और उनका किला और धन सुरक्षित रहेगा। और साथ ही लिखा था कि जब इसे वापस भेजना हो तो इस लाल रत्न मणि से इसे मारा जा सकता है, और वो भी ऐसे इंसान के हाथों जो बाल ब्रह्मचारी हो और रेवती नक्षत्र में पैदा हुआ हो। और सिर्फ यही नहीं, जो इस नक्षत्र में पैदा हुआ होगा वही इस मणि को धारण कर सकता है। ये सुनते ही सभी अनिरुद्ध की तरफ देखने लग जाते हैं और वह आगे पढ़ता है, जब मोहिनी रात में बुलाए तो इस रत्न को उसके दिल पर डाल दो, जब तक वो उसके अंदर न जाए इससे ही उसका खत्म होगा, और महापूजा के दौरान ही ये करना होगा। ये सुनते ही मुखिया कहते हैं, आज रात ही महापूजा का आयोजन करवाना होगा। और अनिरुद्ध कहता है,
मैं तैयार हूं। रात का वक्त। आज दुर्गमपुरा की रात घने अंधेरे से ढकी हुई थी और उस अंधेरे में उड़ता सफेद धुआं। मंदिर के प्रांगण में महापूजा हो रही थी और औरतें अपने मुंह से आवाज निकाल रही थीं। तो वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध उस लाल रत्न मणि को लेकर निकल चुका था मोहिनी की खोज में। वो शशिबोन के घने जंगल के बीचों बीच आ चुका था, जहां उसे किसी के पायलों की आवाज सुनाई दे रही थी। तो उसे किसी की आवाज आती है, तुम आ गए, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। तो अनिरुद्ध भी कहता है, सामने आओ, मुझे भी तुम्हें ही देखना है। तो उसे एक मनोहक आवाज सुनाई देती है, उसके हंसने की, जो कहती है, मुझे छूने के लिए हर कोई मौत को भी गले लगा लेता है। जब वो सामने से आती है, लाल रंग की ओढ़नी पूरे बदन पर लिपटी हुई, जैसे वो हवा में से नीचे आ रही थी। उसने ब्लाउज नहीं पहना था, साड़ी ही उसकी पूरी इस तरह से लपेटी हुई थी। उसके चारों तरफ पीले रक्त कण उड़ रहे थे और वो दिखने में काफी सुंदर लग रही थी। हो भी क्यों ना, मोहिनी नाम था उसका, सबको मोह लेने वाली। तीखे नैन, पतली नाक, मादक सफेद कमर। वो चलते हुए अनिरुद्ध के पास आई। एक पल को तो अनिरुद्ध भी उसमें खो सा गया। वो उसके पास आकर अनिरुद्ध की बॉडी को बड़े ही प्यार से हाथ घुमाने लगी। तो अनिरुद्ध कहता है, जब पहले दिन हम आए थे तो जंगल में तुम ही थी ना। तो वो कहती है, इस जंगल पर मेरा ही राज है, तुम मेरे हो सकते हो, इस रात के लिए, इस देह के लिए। उसकी आवाज एक मंत्र थी। अनिरुद्ध ने कुछ नहीं कहा, उसने खुद को ढीला छोड़ दिया, जैसे ये पल उसके वश में नहीं, किसी अनदेखी लहर के साथ बहता जा रहा हो। साड़ी सरकती गई, चांद की किरण जैसे उसके कंधे पर उतरी हो, और फिर पूरा जंगल साक्षी बना जब मोहिनी और अनिरुद्ध की देह आपस में उलझ गईं। पत्तों की सरसराहट अब उनकी सांसों से तेज हो गई थी। मोहिनी ने उसे अपने पूरे शरीर से बांध लिया था। उसके होंठ, उसके हाथ, उसका हर अंग उसे समेट रहा था, जैसे वो उसकी आत्मा को पी रही हो। पर अनिरुद्ध तैयार था। एक हाथ से उसने मोहिनी को पकड़ा और ठीक उस पल जब उसकी रूह उसके शरीर में सबसे ज्यादा समाई हुई थी, उसने लाल रत्न मणि जो उसने कमर में छुपा रखी थी, सीधे मोहिनी के दिल पर उस लाल रत्न मणि को घुसा दी। मोहिनी चीख उठी और उसका शरीर जैसे किसी बूढ़ी औरत के शरीर में बदलने लगा। उसके शरीर पर झुर्रियां आने लगीं। चेहरा, जो कुछ पल पहले स्वर्ग लगता था, अब जलते हुए पिशाच का मुख बन गया। उसकी आंखें फटने लगीं, उसके बाल हवा में उड़ने लगे और उसकी देह में से काला धुआं बाहर निकलने लगा। उसकी आवाज टूट रही थी, चेहरा पिघलता जा रहा था। अनिरुद्ध, ठंडी सांस लेकर, जब पहली बार तुम्हें पिछले जन्म में देखा था तो प्यार करने लगा था। कभी सोचा नहीं था कि मैं तुम्हारा अंत करने आऊंगा। और उस किताब की बात को याद करते हुए, जो मोहिनी की रूह से सच्चा प्यार करता होगा, जब उन दोनों का मिलन होगा तभी मोहिनी को शांति मिलेगी। मोहिनी की देह अब कांप रही थी, उसकी छाती में लगी रत्न मणि जल रही थी और उसके बदन से हजारों आत्माएं चीखती हुई बाहर निकल रही थी। फिर वो अचानक चुप हो गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, पर उनमें अब मोहक लालसा नहीं, बल्कि राख जैसा खालीपन था। एक आखिरी हंसी और मोहिनी राख बनकर उड़ गई। अनिरुद्ध निर्वस्त्र बैठा था, लेकिन अब उसमें कोई लालसा नहीं थी, सिर्फ एक चुप्पी और मोहिनी के स्पर्श की राख। उस रात जंगल में वासना और मृत्यु एक साथ नाचे थे।